चलो मुझे बताओ, आज है ना बेटा, मैं ये टॉपिक वाइंड अप करूंगा। आपका स्टडी मटेरियल ओपन कर दो। ये ओपन योर स्टडी मटेरियल फटाफट। आपका स्टडी मटेरियल ओपन हो जाना चाहिए। और आपके स्टडी मटेरियल में मैं एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, एंड दैट इज विच आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which I think it's really important question. So that is illustration 10. That is illustration 10. तो आपका स्टडी मटेरियल ओपन करो फटाफट। आज ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गलती से भी कोई भी टॉपिक में स्टडी मटेरियल इग्नोर नहीं करोगे। आप गलती से भी कोई भी टॉपिक में स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करोगे। ओके आप गलती से भी कोई भी टॉपिक में स्टडी मटेरियल इग्नोर नहीं करोगे। जो भी टॉपिक हो जाता है उसके स्टडी मटेरियल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो यू विल बी एट लॉस। एट द एंड आपका नुकसान होगा, बट एट द एंड आपका नुकसान होगा। इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। आर्ट का बिल्डिंग का एडजस्टमेंट समझाओ। सार्थक बोल रहा है आर्ट का बिल्डिंग का एडजस्टमेंट समझाओ। हाँ, मैं डाउट ले लेता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं बेटा, फिर आपके डाउट ले लेता हूँ, ठीक है। आर्ट का बिल्डिंग का एडजस्टमेंट क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, देख लेंगे। पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। आर यू रेडी? चलो फटाफट रेडी हो तो रिस्पॉन्ड करके बताओ कौन कौन आया है आज। प्रणव कहां पर है? ओम कहां पर है? आयुष कहां पर है? प्रेरणा, वृत्ति का क्या हो गया? वृत्ति ना कॉल कर रही है, कुछ भी कर रही है क्या? वृत्ति ने कोई संन्यास ले लिया है क्या? वेयर इज वृत्ति? बहुत सारे बच्चे नहीं दिख रहे आजकल तो यहाँ पर। मैनी स्टूडेंट्स आर मिसिंग, मैनी स्टूडेंट्स आर मिसिंग। सार्थक बोल रहा है प्रेजेंट। चलो बताओ फटाफट सब लोग कौन कौन है, प्रेजेंट लिख के बताए ताकि मुझे समझ में आए कौन कौन आया हुआ है। बहुत दिनों से किसी को डाटा नहीं है बेटा, डांटने की इच्छा हो रही है, फटाफट बताओ। हितश्री प्रेजेंट, मुस्कान प्रेजेंट, अनुष्का तनुष्का प्रेजेंट, वैभवी वाडकर कहां पर है? वेर इज वैभवी वाडकर? आकाश अग्रवाल प्रेजेंट, ओम जिंदे प्रेजेंट, शुभम प्रेजेंट, ओके। फिर ये प्रणव सत्कार कहां पर है? मैं नाम भूल रहा हूं सबके। वैभवी वाडकर कहां पर है? वेर इज वैभवी वाडकर? बस इतने ही लोग हैं। प्रणव सत्कार प्रेजेंट है, चलो गुड। डांटने के बाद ही आता है ये। वैभवी प्रेजेंट, ओके, वंडरफुल। और कौन नाम? हाँ ये फिर कौन है? प्रेरणा तो आ गई, प्रेरणा तो रहती है। फिर वृषाली, स्वरूपा, अथर्व, सार्थक, ये सब आ गए, सब आ गए। चलो स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 10 बना लो, आपको बनाना है। आपके पास दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए आपको? बैलेंसेस दिए हुए हैं। ध्यान से, ऑलवेज क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। जो अवेलेबल है वो आपके पास बैलेंसेस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है आपके पास? फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल। इसका मतलब ये है दिस इज नथिंग बट ट्रायल बैलेंस। ये क्या होगा आपका? ट्रायल बैलेंस। बैलेंस कहाँ पे अवेलेबल होते हैं बेटा? बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस में ही अवेलेबल होते हैं ना। हाँ, मैं 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 10th क्वेश्चन कहाँ है? कहाँ है ये? कैसा क्वेश्चन पूछ रहा भाई आयुष? तू आयुष झंडूबाम, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? 10th क्वेश्चन कहाँ पे? 9th के बाद 10th आता है। 9th के बाद 10th आएगा ना आयुष नलायक? आयुष बोल रहा है 10th क्वेश्चन कहां पर है। अब मेरे पास ओल्ड वाला स्टडी मटेरियल है, अगर मैं पेज नंबर बोल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे पास न्यू वाला स्टडी मटेरियल नहीं है। स्टडी मटेरियल उसका मतलब होता है ICAI का स्टडी मटेरियल। ये एक नंबर का झंडू बाम है। ICAI, व्हाट? उसमें 8 ही क्वेश्चंस हैं।
आर यू श्योर? मेरे पास तो 9 10 दोनों क्वेश्चंस दिए हुए बेटा। वृषाली बोल रहा है मिला सर। मुझे लग रहा है वृषाली के पास ओल्ड वाला स्टडी मटेरियल होगा। ओके, वृषाली ने ग्रुप पे भेजा है, चेक करो। करेक्ट, यही है, दिस इज द वन, करेक्ट। यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो वृषाली ने भेजा ना वही है बेटा। हितेश ने भेजा ना, ये आई थिंक हितेश ने भेजा, करेक्ट। मिल गया क्या? एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन 10 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, चलो है ना सबके पास? सब बच्चे बोल रहे वही हमारे पास 8th वाला क्वेश्चन है। चलो अच्छा है वो, अच्छी बात। अब स्टार्ट बेटा। Okay. From the following balances and particulars of Republic College, prepare income and expenditure account for the year ended March 2016 and balance sheet as on that date. हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? ना हम थोड़ा काम, हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है। हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है और वो बैलेंसेस में हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल है। बेटा बैलेंसेस का मतलब क्या होता है? बैलेंसेस का मतलब होता है हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स। वो जो तो कॉमन सेंस अप्लाई करो, उन्होंने पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है वैसे ही होना चाहिए ना, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ, आपका जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो डेबिट साइड रहेगा, सेकंड क्या रहेगा? आपका क्रेडिट साइड रहेगा। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, रिसीट्स जो आती हैं वो तो इनकम होती है ना। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है? याद करो थोड़ा, 12th याद करो। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आता है इन एक्सपेंस, लॉस एंड एसेट्स। तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आता है इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज। क्या क्या आता है बेटा? इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज। ओके, इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज। तो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स 4,80,000। ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, मैं एक बार थरोली क्वेश्चन रीड करता हूँ, फास्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है? कंसल्टेंसी रिसीट्स, बेटा ये भी काइंड ऑफ इनकम होनी चाहिए। लेट्स सी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टूडेंट्स। चलो हम लोग डिस्कशन भी करते हुए चलते हैं, आप मुझे रिस्पॉन्स करना, ठीक है ना? यू प्लीज रिस्पॉन्ड मी। हम डिस्कशन भी करते हैं, आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स, व्हाट डू यू थिंक? एक कॉलेज है, कॉलेज में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होना आपको नहीं लगता एक रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी होगी? और इस एक्टिविटी से जो भी रिसीट्स आएगी, आपको नहीं लगता है रेवेन्यू रिसीट्स होगी? अकाउंट्स में एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम, बट रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज इनकम। रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज इनकम। एम आई करेक्ट? यस। तो इसे इनकम ट्रीट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कंसल्टेंसी रिसीट्स, बेटा कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी देते हैं तो उसके कुछ चार्जेस लेते होंगे। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपको नहीं लगता है ऐसी रिसीट सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? बाकी सारे बच्चे ना ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। अभी डांट खाओगे आप भी। आज मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है? तो आप फटाफट
आंसर दिया चलोगे? हाँ, अभी बराबर बोल रहे बच्चे, ठीक है। मुझे बताओ, कंसल्टेंसी रिसीट्स आपको नहीं लगता है इट्स अ काइंड ऑफ रिकरिंग नेचर की रिसीट्स? एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम बट रिकरिंग रिसीट्स आर ऑलवेज इनकम। सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखी है, पैसा आया होगा, स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखी है, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रिफंडेबल होती है। क्या होती है? रिफंडेबल होती है। तो कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आपको नहीं लगता है कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू लाइबिलिटी होगी? क्या होगी? कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू लाइबिलिटी होगा। तो ये बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए? लाइबिलिटी साइड पे आना चाहिए। बेटा मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूं तो चलेगा? बहुत लेंथी क्वेश्चन है। मैं अगर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लूं थरोली, तो क्या बाद में आप उसको सॉल्व कर लोगे क्या बेटा? हाँ सर, हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना? जहां जहां रिक्वायर्ड होगा मैं आपको वर्किंग नोट बना के दे दूंगा, लेकिन फिर आपको सॉल्व करना है। आप चीट नहीं करोगे, ठीक है ना? आप चीट करोगे तो बेटा अपने आप को नुकसान कर बैठोगे। कल से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, इफ डाउट रहा तो कल पूछेंगे। अरे मैं पूरा समझा ही देता हूँ, डाउट रहेगा ही नहीं। सार्थक मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आई स्पेंड हाफ एन आवर, ठीक है ना? मैं वर्ड टू वर्ड क्लियर करता हूँ, तो डाउट आएगा ही नहीं आपको। ओके, आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा, ठीक है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टूडेंट से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलती है वो तो रिफंडेबल होती है ना दोस्तों। सिक्योरिटी डिपॉजिट याद करो, कंसाइनमेंट में एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। जब हम एडवांस ऑन कंसाइनमेंट की बात करते थे तो हम क्या कहते थे? एडवांस ऑन कंसाइनमेंट इज गिवन बाय कंसाइनी टू कंसाइनर व्हिच इज 100% रिफंडेबल। और ध्यान रखना, ऑलवेज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है। तो कॉलेज ने स्टूडेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट किया है तो पैसा तो आया, रिसीट तो है, लेकिन आज नहीं तो कल क्या है? ये पेएबल है। इन अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। कैपिटल फंड कहां पर आएगा बता? तो एक सेकंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट कहां पर आएगा? कौन सी बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा। कैपिटल फंड दे दिया है, कैपिटल फंड दिया है तो हमारा एक टेंशन तो दूर हो गया कि अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल फंड नहीं दिया होता तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता, लेकिन कैपिटल फंड दे दिया है तो अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। रिसर्च फंड बताओ, कोई भी एनी फंड कम्स अंडर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कोई भी फंड बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। बिल्डिंग फंड कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। आप लोग ना कहीं पे लिखते हो चलोगे ताकि भूल ना जाओ बेटा, ठीक है ना? इस भूलने वाली बात ही नहीं है, रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है, लेकिन आई थिंक समझ में आता होगा। प्रोविडेंट फंड बताओ, प्रोविडेंट फंड कहां पर आएगा बैलेंस शीट में? प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में कहां पर आएगा बेटा? लायबिलिटी साइड में आएगा। ट्यूशन फीस रिसीव्ड, अरे भाई दोस्तों कॉमन सेंस अप्लाई करो। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू ट्यूशन फीस क्या होगा बच्चों? ट्यूशन फीस क्या होगा? रिकरिंग नेचर की रिसीट्स होगी कि नहीं होगी? जरा चेक करो, उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है? इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? जरा चेक करो बेटा प्लीज। हाँ, एक एडजस्टमेंट दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या बेटा? ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स, फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने हो सकता है कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया हो, ये फीस गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है लेकिन अभी मिली नहीं है, रिसीवेबल है। तो डोंट यू थिंक दैट कि उसको हम, डोंट यू थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। आपको नहीं लगता ये इनकम आउटस्टैंडिंग है? तो व्हाट डू यू थिंक, क्या करेंगे उसको? क्या आप उसको ट्यूशन फीस में ऐड करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर, हम उसे ट्यूशन फीस में ऐड कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखोगे उसकी? बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। सारे बच्चे आंसर करेंगे, आयुष दर्शना आंसर क्यों नहीं करे? साक्षी कहां पर है? आजकल साक्षी का नाम मैं भूल जाता था। साक्षी के साथ ये ना दर्शना, साक्षी के साथ एक और लड़की भी आती थी, मैं नाम भूल गया उसका, शिरूर से ही थी एक। देयर वाज वन मोर गर्ल फ्रॉम शिरूर, आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम। साक्षी जो रोती रहती थी वो, फिर दर्शना, एंड वन मोर गर्ल, आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ओके, साक्षी तो है। यशिता, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यशिता। यशिता कहां पर है? वो मेरे साथ पढ़ती हैं। तो कितने लोग पढ़ते हो? आयुष भी पढ़ता है, दर्शना भी पढ़ती है, यशिता भी पढ़ती है। क्या 5-5 6-6 एक साथ पढ़ते हो क्या? ओके, बच्चे गजब हैं, 3 हैं। ओके चलो, गुड, वेरी गुड। आई होप मस्ती नहीं करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे बेटा। क्लास है बना लिया उधर? हाँ, क्लास बना लिया था उधर, हाँ सर। बेटा खुश खबर है आपके लिए, अब अपने क्लासेस ओपन हो रहे हैं बेटा। बस थोड़े दिनों में क्लासेस ओपन हो जाएंगे और हम मिलेंगे और हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख पाएंगे और मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊंगा बेटा। मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊंगा तो मैं इतने महीनों का फ्रस्ट्रेशन एक साथ निकालूंगा आप पे और बहुत डांटूंगा बेटा आपको, ठीक है ना?
तो क्लास ओपन होंगे बेटा, फटाफट ओपन होंगे, जल्दी जल्दी। मुझे लग रहा है अभी न्यूज आ रही है क्या? नहीं सर, लॉकडाउन 4 भी है। अरे भाई लॉकडाउन 4 में बोला ना थोड़ा थोड़ा ओपन कर सकते बेटा। होप फॉर द बेस्ट, बी पॉजिटिव बेटा। डांटने नहीं देंगे आपको, हितश्री बोल रही है। अरे भाई मैं ऐसा ही करूंगा कि आप डांट खाओगे ही खाओगे बेटा। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप डांट खाने वाले हो ना बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आज से आयुष का नाम चेंज कर दिया है। पूछो आयुष का नाम क्या है? मैंने आज से आयुष का नाम चेंज कर दिया है, पूछो आयुष का नाम क्या है? झंडूबाम, वेरी गुड। सार्थक ने बोला झंडूबाम, वंडरफुल। आयुष का नाम है झंडूबाम बेटा। नाम क्या है उसका? झंडूबाम। हाँ वेरी गुड। आयुष खुद बोल रहा है मेरा नाम झंडूबाम है। वेरी गुड आयुष, बहुत अच्छा लगा बेटा। ओके, चंपू से झंडूबाम। हाँ चंपू से झंडूबाम बना दिया तुझे बेटा। पहले उसे चंपू बुला देते हैं और उसे चंपू से झंडूबाम बना दिया बेटा उसने। चलो 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 बेटा, पढ़ाई करते हैं। आ जाओ। ट्यूशन फीस रिसीव्ड, ट्यूशन फीस रिसीव्ड। मुझे बताओ ट्यूशन फीस रिसीव्ड की जब हम बात करते हैं तो वो तो हो गया ना। हम क्या करेंगे, ट्यूशन फीस में आउटस्टैंडिंग वाला ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग वाला ऐड करेंगे और सेकंड इफेक्ट कहां पे दे देंगे बेटा उसको? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, मुझे बताओ गवर्नमेंट ग्रांट को लेके कोई एडजस्टमेंट दिया है? बेटा एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, कोई भी कॉलेज या स्कूल का अगर लिख लो कहीं पे, मार्जिन में कहीं पे लिख लेना, कोई भी कॉलेज या स्कूल का क्वेश्चन हो और वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट की बात करते हैं तो ऑलवेज उसे रिकरिंग मान लेना। क्या मान लेना? रिकरिंग। सर ऐसा क्यों? मुझे बताओ आप भी है ना, जब 11th 12th में कॉलेज में जाते थे तो बहुत सारी कॉलेज एडेड कॉलेज होती थी और बहुत सारी नॉन एडेड कॉलेज भी होती। हाँ एडेड और नॉन एडेड दोनों होता था। अगर आप देखोगे ना, अगर आपको पता होगा तो एडेड की फीस बहुत कम होती थी कि नहीं होती थी बेटा? एडेड की फीस बहुत कम होती थी और नॉन एडेड की फीस ज्यादा होती थी। बोलो ना हाँ या ना। ऐसे ही होता था ना। अब एडेड कॉलेज में जो बच्चे फीस देते हैं ना, उससे स्कूल का खर्चा नहीं निकलता है। बाकी का खर्चा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट से स्कूल को हर साल ग्रांट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट से स्कूल को अगर हर साल ग्रांट आती है, कॉलेज को अगर हर साल ग्रांट आती है, तो मुझे बताओ ये रिकरिंग होगा कि नॉन रिकरिंग होगा? बेटा ये रिकरिंग होता है। क्या होता है? रिकरिंग। इसीलिए कोई भी स्कूल या कॉलेज का एग्जाम्पल होगा तो ऑलवेज गवर्नमेंट ग्रांट को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या मान लोगे उसे? आप इनकम मान लेना। क्या मान लेना उसे? इनकम मान लेना। कोई दिक्कत है बेटा आपको यहाँ पे? डोनेशन, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, मैंने तो देखा लेकिन मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो बेटा उसे रिकरिंग मान लो। क्या मान लो बेटा उसे? रिकरिंग मान लो। आपको कैपिटलाइज करना है, चॉइस आपकी है, बट एक नोट अपेंड कर देना। आप गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, डोनेशन के लिए एक नोट अपेंड कर देना। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। और देखो ये क्रेडिट साइड पे है, ऑल्दो लिखा नहीं है डेबिट क्रेडिट साइड, लेकिन आपकी कॉमन सेंस अब तो डेवलप हो जानी चाहिए। हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, 12th भी आप मेरे से ही पढ़े हो, तो अब तो इतनी कॉमन सेंस आ जानी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं इनकम ही होगी। क्या होगा बेटा? ये क्रेडिट साइड पे लिखा होगा और ये इंटरेस्ट और डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे मिलना, ये रिकरिंग नेचर की रिसीट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम इनकम कहते हैं। ठीक है ना? हॉस्टल रूम रेंट, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। कॉलेज हो सकता है कि हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको नहीं लगता है कि हॉस्टल का रेंट आता होगा? आता होगा तो ये रिसीट है, रिसीट है तो क्या रिकरिंग नेचर की रिसीट्स है? और रिकरिंग नेचर की रिसीट्स को क्या हम इनकम कह सकते हैं? हाँ सर, आगे बढ़ो। मेस रिसीट, नेट, हाँ मतलब खर्चा माइनस करने के बाद की रिसीट होगी। नेट जो लिखा है ना, उसका मतलब क्या? मेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे बताओ फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो कुछ खर्चा भी तो होगा ना, कुछ खर्चा भी तो होगा, तो वो माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो मुझे बताओ माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट बचेगा वो रिसीट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो बताओ ये भी क्या मानोगे उसे? आप इनकम जो ट्रीट करोगे उसको क्या ट्रीट करोगे? उसे इनकम ट्रीट करोगे? हाँ हाँ बोलते हो, चलो नलायक को ऐसे नहीं बैठोगे। ओके। फिर कॉलेज, कॉलेज स्टोर सेल्स, कॉलेज स्टोर सेल्स, कॉलेज स्टोर सेल्स। अच्छा बना, बहुत बार बहुत सी कॉलेज में कैंटीन होती हैं, स्टोर्स होते हैं जहां पे अलग अलग फूड आइटम है, चॉकलेट्स हैं, कैंडी है, छोटी मोटी चीजें नो, फूड प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो मुझे बताओ कॉलेज स्टोर सेल्स, उसके कुछ एडजस्टमेंट दिया है? चेक करो जरा। 1 2 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, एक बार चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। स्टोर्स सेलिंग प्राइस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस,
10% ऑन सेलिंग प्राइस। क्या समझ में आ रहा है? स्टोर की सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे उस प्रोडक्ट को बेच के, कॉलेज में कोई स्टोर है, कैंटीन है, कुछ भी बोल लो आप उससे यार बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज में कोई स्टोर है, कैंटीन है, और स्टोर और कैंटीन जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो प्रोडक्ट बेच के उनको 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे कितना सेल्स हुआ है, स्टोर का सेल्स कितना है, कहां गया भाई, ये तो दिख भी नहीं रहा है, कहां गया, ये रहा। हाँ, कितना सेल्स हुआ है? 7,50,000 का सेल्स हुआ है। उस पे प्रॉफिट कितने का आएगा? उस पे प्रॉफिट कितने का आएगा? 10% प्रॉफिट होगा। तो मुझे बताओ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखोगे? आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 7,50,000 लिखोगे कि 7,50,000 का 10% लिखोगे 75,000? आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 7,50,000 लिखोगे कि 7,50,000 का 10% 75,000 लिखोगे? प्रेरणा बोल रही है 75, सार्थक बोल रहा है 75, लॉजिक बताओ। मुस्कान बोल रही है 75,000 लिखेंगे, लॉजिक बताओ। आपने बोला तो लॉजिक बताना पड़ेगा ना बेटा आपको, लॉजिक बताओ फटाफट, क्यों ऐसा? 75 लिखेंगे, दर्शना, आयुष और यशिता भी यही बोल रही है कि 75 लिखेंगे। 75 इनकम है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, कॉमन सेंस, 75 ही लिखेंगे, आपका सोचना एकदम बराबर है, लेकिन एक बार मैं दैट्स आवर नेट इनकम, करेक्ट है अनुष्का, तनुष्का, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मुझे बताओ 10% नेट प्रॉफिट है, इसका इंटरप्रिटेशन कोई बता सकता है क्या? 10% नेट प्रॉफिट है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? 100 में से 10 कमाया तो बाकी का 90 कहां पे गया? बाकी का 90 खर्चे में चला गया। अरे यस और नो, एक्सपेंस में चला गया ना। बाकी का 90% कहां पे चला गया? एक्सपेंस में चला गया। अगर आप यहां पे 7,50,000 लिखोगे, आप यहां पे 7,50,000 लिखोगे, तो मेरे बच्चों 7,50,000 का 90% कितना होता है? 7,50,000 का 90% कितना होता है? 6,75,000। कितना होगा? 6,75,000। ये 6,75,000 इसको कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं? सीओजीएस कहते हैं, या तो एक्सपेंस कह दो। क्या कह दो उसे? एक्सपेंस कह दो। फिलहाल सीओजीएस के चक्कर में मत जाओ, तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसे एक्सपेंस कह दो। तो मुझे बताओ, अगर 750 लिखा तो चलेगा, तो क्या यहाँ पे 675 लिखना पड़ेगा क्या? तो 750 और 675 की नेट इफेक्ट कितनी आ जाएगी? 75,000 आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि 750 यहां पे न लिख के, 675 यहां पे न लिख के, क्या डायरेक्टली 75,000 लिख सकते हैं? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। हाँ या ना? हाँ सर समझा, सब बच्चे हाँ बोल रहे हैं। चलो गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। आगे क्या है? आगे क्या है बेटा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद कॉलेज स्टोर सेल्स हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है। हाँ, दर्शना, आयुष बोले, रिपीट करो। दर्शना बेटा, आयुष, यशिता, तीनों मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं, स्टोर तो समझ में आया ना कि कॉलेज में स्टोर होता है, कैंटीन होती है, अग्रीड ना? तो उसका सेल्स कितना हुआ है? उसका सेल्स हुआ है 7,50,000। आपने वो एडजस्टमेंट रीड कर ली क्या? एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? एडजस्टमेंट तो ये कह रहा है कि उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आपने वो एडजस्टमेंट रीड किया क्या? हाँ सर, हमने एडजस्टमेंट रीड किया, उस पर 10% का प्रॉफिट है। तो उस पर 10% का प्रॉफिट है, तो 7,50,000 का 10% होता कितना है? 75,000। तो हमें क्या लिखना चाहिए? 7,50,000 लिखना चाहिए कि 75,000 लिखना चाहिए? सभी लोगों ने यूनानिमसली बताया था कि 75,000 लिखना चाहिए। तो मैंने पूछा था लॉजिक क्या होगा उसका? लॉजिक बहुत सिंपल सा था, क्योंकि 7,50,000 पे, मतलब स्टोर्स में जो भी आइटम वो बेच रहे हैं उस पर 10% नेट प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। उस पर कितना नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं? उस पर 10% नेट प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 100 पे 10 रुपया कमाएंगे तो बाकी का 90 कहां जाएगा दोस्तों? आयुष, बाकी का 90 कहां जाएगा? दर्शना, बाकी का 90 कहां जाएगा? आपको नहीं लगता 100 में से 10 कमाया तो बाकी का 90 खर्चे में चला जाएगा, एक्सपेंस में चला जाएगा? यू अग्रीड नाउ? करेक्ट है? तो मुझे बताओ, एक्सपेंस में जाएगा, करेक्ट है, यू आर राइट। तो इफ आई एम राइटिंग 7,50,000 हियर, अगर मैं सेल्स यहां पे लिखता हूं तो आपको नहीं लगता है वो सेल्स का एक्सपेंस यहां पे लिखना पड़ेगा? और तो ये सेल्स का एक्सपेंस है कितना परसेंट? 90% है। अग्रीड आयुष, दर्शना? तो 90% कितना होता है? 6,75,000 होता है।
तो अगर आप यहाँ पे 7,50,000 अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो उसका 90% का एक्सपेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? और ये दोनों की नेट इफेक्ट देखोगे 7,50,000 माइनस, देखो ना यहाँ पे देखो, दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, 6,75,000 प्लस 75,000, ये दोनों का टोटल क्या 7,50,000 होता है? आयुष, दर्शना, यशिता, होता है? हाँ सर होता है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये दोनों को कैंसिल, हाँ क्या ये डेबिट क्रेडिट क्या कैंसिल हो जाएगा क्या? तो बचेगा कितना? 75,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या करना चाहिए आयुष, दर्शना, हमें क्या 750 यहां पे लिख के 675 यहां पे लिखना चाहिए कि डायरेक्टली हम 75,000 लिख सकते हैं? अंडरस्टूड नाउ? अब समझ में आया तो हाँ बोल दो। ओके चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ो। किसी और को भी तो डाउट नहीं है ना बेटा? डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? वंडरफुल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये बैलेंस शीट पे कहां पे जाएगा? एसेट साइड पे। कहां जाएगा बेटा? एसेट साइड पे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट पे कहां पे जाएगा? एसेट साइड पे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लाइबिलिटी साइड पे। कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस है। आई ओए नलायक सार्थक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या एक्सपेंस होता है? ये झंडू बाम है। तो ये क्या होता है? लाइबिलिटी होता है भाई। और ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट आती है। आप तो, मैं तो जानबूझ के गलत बोला था। तुझे वहां पे लाइबिलिटी लिखना चाहिए ना कि एसेट लिखना चाहिए? ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टोर्स सप्लायर्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्टॉक ऑफ स्टोर्स सप्लायर्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। मुझे बताओ, करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस होता है? अरे समझो यार, स्टोर अगर है, कोई कैंटीन है, तो उसमें स्टॉक तो चाहिए ना? बोलो हाँ या ना? उसमें स्टॉक तो चाहिए। तो क्या स्टॉक का क्या जो स्टॉक रहेगा उसका ओपनिंग स्टॉक होगा? हाँ होगा। तो क्या उसका परचेज भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो क्या उसका क्लोजिंग भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ना दोस्तों? आप समझे मेरी बात को? क्या उसका क्लोजिंग भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों? सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या लिखा है? स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपीस। परचेज दिया हुआ है स्टोर्स एंड सप्लाईज का, कितना दिया हुआ है? 8 लाख रुपीस। आप बेटा एक काम करो, आपकी नोटबुक में ये दोनों वैल्यूज कहां पे लिख के रखो, कहीं ना कहीं पे लिख के रखो। ये दोनों वैल्यूज को कहीं ना कहीं पे लिख के रखो। ओपनिंग स्टॉक लिख दो किसका? स्टोर्स एंड सप्लाईज का। कितना दिया हुआ है? 3 लाख। उसका परचेज कितना दिया हुआ है? 8 लाख। उसका परचेज कितना दिया हुआ है? 8 लाख। लिखा कहीं पे लिख दो, दोनों वैल्यूज को कहीं पे लिख लो बेटा। फिर क्या है? सैलरी, टीचिंग स्टाफ की सैलरी। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, सैलरी को लेके कोई एडिशनल एडजस्टमेंट मुझे तो नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है? बताओ मुझे। आई डोंट फाइंड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो क्या उसे एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं? हाँ सर एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। रिसर्च, मुझे बताओ डेबिट साइड पे है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे ये रिसर्च भी क्या हो जाएगा? क्या एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा क्या? हाँ सर ये एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा। स्कॉलरशिप, हो सकता है कॉलेज कोई स्कॉलरशिप दे रही है, तो आप क्या लग रहा है कॉलेज में क्या स्कॉलरशिप देना क्या रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी होगी क्या? तो ऐसी स्कॉलरशिप तो हर साल देते होंगे। किसके लिए एडजस्टमेंट है बेटा? एडजस्टमेंट किसके लिए है बेटा? किसके लिए है बेटा एडजस्टमेंट? हितस्वी, सैलरी के लिए तो एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है बेटा मुझे। हाँ बेटा, मुझे तो नहीं दिख रहा है ना बेटा। नहीं है ना बेटा, एडजस्टमेंट कहां पर है? देयर इज नो एडजस्टमेंट। नहीं बेटा रिसर्च, अरे नहीं वो तो मटेरियल और सप्लाईज की बात कर रहे हैं बेटा। क्या लिखा है देखो ना, कौन से हेड में लिखा है हितस्वी? मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड फ्रॉम कॉलेज स्टोर। मटेरियल सप्लाई को कंज्यूम किया हुआ है कॉलेज स्टोर से, टीचिंग वालों ने इतना किया, रिसर्च वालों ने इतना किया, तो वो थोड़ी सैलरी की बात कर रहा है। हितस्वी अंडरस्टूड? वो तो कितना मटेरियल कंज्यूम किया उसकी बात कर रहा है ना। ओके समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है? परचेज स्टोर्स एंड सप्लाईज, ये हो गया। दोनों वैल्यूज को लिख लिया आपने, सैलरी हो गई, रिसर्च हो गया। स्कॉलरशिप चेक करो, स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप को लेके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो बेटा स्कॉलरशिप को अवॉर्ड कर, हाँ, जब स्कॉलरशिप कॉलेज देती है तो कॉलेज के लिए क्या होगा? आपको नहीं लगता ये रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी होगी? हाँ सर ये रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस
कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या, जरा चेक करो। स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस, हाँ है ना एक एडजस्टमेंट, मुझे बताओ। ठीक है, उसको सेपरेटली शो करेंगे। नहीं है उसकी, छोड़ दो, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस को सेपरेटली ट्रीट कर दो। क्या उसको अलग से लिख देंगे क्या 38,000 रुपीज, बाकी के बाद में देखेंगे उसको। क्या स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस क्या सेपरेटली शो कर सकते हैं क्या, उसको 38,000 शो कर देना। सुनो मेरी बात को ध्यान से, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंस को सेपरेटली शो कर देना 38,000 रुपीज। मेरा एक मानना यह था कि जो स्टूडेंट वेलफेयर ने जो मटेरियल कंज्यूम किया ना, उसको भी उसमें ऐड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे बताओ, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए कॉलेज कोई खर्चा कर रहा है, कोई एक्सपेंस कर रहा है, और स्टूडेंट्स वेलफेयर कमिटी ने या स्टूडेंट्स वेलफेयर टीम ने कॉलेज की कैंटीन से, कॉलेज के स्टोर से कुछ मटेरियल भी कंज्यूम किया है, तो मेरे हिसाब से वो ऐड हो जाना चाहिए। आई थिंक वो ऐड हो जाना चाहिए, उसको अलग से मत लिखो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे लिखोगे उसको, आप लिखोगे टू स्टूडेंट्स वेलफेयर, कितना दिया हुआ है 38,000 इनर कॉलम में लिखोगे, और उसमें ऐड कर दोगे मटेरियल कंज्यूम। क्या ऐड कर दोगे, मटेरियल कंज्यूम। बताओ कितना मटेरियल कंज्यूम किया है स्टूडेंट्स ने, कितना स्टूडेंट्स वेलफेयर टीम ने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, 75,000 रुपीज। और इसका टोटल कहां पे लेके जाओगे आप, आउटर कॉलम में लेके जाओगे, तो बताओ उसका टोटल कितना आता है, इसका टोटल कितना आ रहा है 1,13,000, 1,13,000। कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते तुरंत लिख लेना, कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते तुरंत लिख लेना, ठीक है ना बेटा। अगर कुछ कुछ पॉइंट समझ में नहीं आते तो यू राइट डाउन इमीडिएटली, ओके। ओके नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बताओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को लेके मुझे तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है बेटा। तो क्या करेंगे उसको भी, क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। कोई भी रिपेयर्स और मेंटेनेंस रिकरिंग नेचर का होता है, तो क्या उसे एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं क्या, हाँ सर कर सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस बताओ उसको लेके कुछ है क्या, हाँ है ना। देखो ना उसकी गेम्स और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस मतलब क्या हो सकता है, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए कोई टीम बनाई होगी, उसके लिए कुछ एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है, तो उस टीम ने कुछ मटेरियल भी कंज्यूम किया हुआ है। तो बताओ गेम्स और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस गिवन 65,000। एम आई करेक्ट ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। देखो मेरा मैं मुझे चश्मे में से दिखता कम है बेटा, जरा देखो बराबर से है कि नहीं। 50,000 है, कितना 50,000 है। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है, 50,000 है। और उसी टीम ने कुछ क्या मटेरियल भी कंज्यूम किया था क्या, बताओ कितना मटेरियल कंज्यूम किया है उन्होंने। उन्होंने मटेरियल कंज्यूम किया हुआ है 75,000 का। 75,000 ही है ना, नहीं 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 25,000 है। तो क्या 25,000 ऐड कर सकते हैं क्या, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000। अरे दोस्तों समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं समझ रहा तो ना बोलो फटाफट। इसमें किसी को डाउट है, ओके। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस मुझे तो कहीं पे उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है, तो क्या ट्रीट करेंगे उसे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने 2-4 दिन पहले कहीं पे आपको समझाया था कि कहीं पर भी फंड वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, फंड वर्ड आता है, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना क्या उसके रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो ना रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट है। फंड वर्ड जनरली तभी यूज करते हैं जब उसके रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो। कुछ याद आया क्या बेटा। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट पे कहां पे जाता है, एसेट साइड में। अदर इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, एसेट साइड में। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट comes under balance sheet asset side. सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, जरा आपके ट्रायल बैलेंस की पहली 2 आइटम को चेक करो। पहली 2 आइटम में क्या था, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट थी। तो क्या आप सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट से क्या सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस माइनस कर सकते हो क्या, बताओ। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट कितनी थी, 4,80,000 थी। उसमें से क्या ये वाला एक्सपेंस माइनस कर दोगे क्या, ये एक्सपेंस कितना है 4,50,000। तो बताओ आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 30,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो ये एक्सपेंस को डेबिट साइड पे भी लिख सकते हो। इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। आप इस तरह से भी कर सकते हो। 12th में भी हम करते ही थे ना ऐसा, ड्रामा रिसीट से ड्रामा एक्सपेंस माइनस करते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिकनिक रिसीट से पिकनिक एक्सपेंस माइनस करते थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। ओके, कंसल्टेंसी एक्सपेंस, देखो आपके पास ऊपर क्या कंसल्टेंसी रिसीट थी क्या, आपके पास ऊपर क्या कंसल्टेंसी रिसीट थी क्या, हाँ सर कंसल्टेंसी रिसीट है। तो मुझे बता कंसल्टेंसी रिसीट से क्या माइनस कर देंगे, कंसल्टेंसी एक्सपेंस माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते बेटा।
लैंड बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग बैलेंस शीट में कहां पर आता है बेटा? लायबिलिटी साइड में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कहां पर आता है बेटा? लायबिलिटी साइड में। ओके बेटा, मुझे तो नींद आ रही है, मेरी तो आंख बंद हो रही है बेटा, इसलिए मैं गलत गलत ही बोलूंगा। सब बच्चे बोल रहे हैं एसेट एसेट एसेट, सर पागल हो गए। हाँ ओके, लैंड बैलेंस शीट में कहां पे आता है? एसेट साइड में आता है, ठीक है। आपको क्या 2 बजे नींद नहीं आती है कि बेटा खाना खाने के बाद? आप तो गजब के पढ़ाकू बच्चे हो। मुझे तो बहुत नींद आती है बेटा। तो मुझे लग रहा है आप भी सो रहे हो, नलायक हो, आप भी सो रहे हो बेटा। बस मैं यही देखना ही चाहता था कि बच्चे हाँ बोल रहे कि ना बोल रहे। सब बच्चे बोल रहे नींद आती है ना? हाँ सब बच्चे बोल रहे नींद आती है। सब नलायक लोग सो रहे हैं, सब नलायक लोग। मुझे नींद नहीं आती है, देखो मेरी आंख बराबर से खुली है, मुझे कहाँ नींद आती है? हाँ नलायक हो। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हाँ देखते हैं, डेप्रिसिएशन की बात देखते बेटा। लेकिन ये आएगा कहाँ पे, ये देख लेना बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा? एसेट साइड पे आएगा। मोटर व्हीकल कहाँ पे आएगा? एसेट साइड पे आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रसन्ना बोल रहे सर आपने चश्मे पहने हैं, तो नलायक चश्मे है तो पहनना ही पड़ेंगे ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, मुझे बताओ, मैं ये समझाता हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं। आपने 11th में पढ़ाई होगा बेटा, तो मुझे लग रहा है आई शुड टेकन फॉर ग्रांटेड, जो 11th में पढ़ लिया है उसको सिखाना नहीं चाहिए बेटा। देखो मैं जितने जितने टॉपिक आप 11th में पढ़ चुके हो ना, कौन से टॉपिक, बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है, डेप्रिसिएशन है, फिर और कौन सा था, फिर और भी एक दो टॉपिक और थे। ये सब टॉपिक में पढ़ाने वाला नहीं हूं आपको, आपने 11th में पढ़ लिया मतलब आपको आना ही चाहिए बेटा। इट इज प्रिज्यूम्ड, करेक्ट है? तो ये सारे टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। 11th में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, तो आई प्रिज्यूम कि आपको आता ही होगा बेटा। ओके, साक्षी बोल रही कुछ याद नहीं आता है। वो साक्षी तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रेरणा बोल रही अब्बड़ सर ने नहीं पढ़ाया था, हो ही नहीं सकता है, अब्बड़ सर ने तो पढ़ाई होगा, बीआरएस क्यों ना पढ़ाए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साक्षी तू रोना मत बेटा, ठीक है ना? मैं तुझे पढ़ाऊंगा, बाकी किसी को नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, तू रोती है। हाँ वह भी बोल रही पढ़ाया था, तो अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये तीनों टॉपिक आपको हो गए, आपके टॉपिक बीआरएस आपका हो गया, पहले ही हो गया था। हाँ ओके, बीआरएस आपका हो गया, उन्होंने पढ़ाया था हम भूल गए। साक्षी बोल रही मुझे पढ़ाना, हाँ बेटा तुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो तू रोएगी बेटा। हाँ वैशाली बोल रहे मैं भी रोती हूँ फिर। हाँ बच्चे बोल रहे आप नहीं पढ़ाओगे तो हम रोएंगे। एक बार रो के बताओ जरा। हाँ रो रहे बच्चे, रो रहे, हाँ लेकिन आंसू नहीं गिर रहे, ऐसे 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 रोना चाहिए। देखो मैं बता दो कैसे रोने का, या ऐसे रोने का। ये है देखो, ये कैसे रो रहा है, ये अपना झंडू बाम रो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ ये ऐसे रोने का, देखा क्या आपने? हाँ देखो ऐसे। ओके, बच्चे रो रहे हैं। हाँ ये देखो रोते रोते क्या हो गया, ये रोते रोते क्या हो गया बेटा, ये देखो क्या हो गया। हाँ आई वॉज इन डिफरेंट क्लास, हितस्वी बोल रही है आई वॉज इन डिफरेंट क्लास, लेकिन वो डिफरेंट क्लास में सिखाया तो होगा ना हितस्वी वहां पे। सार्थक बोल रहा है मैं तो क्लास में ही नहीं था मैंने तो क्लास ही नहीं लगाया था सर, मैं क्या करूं, श्रुति बोल रही है। ठीक है लेकिन कॉलेज में तो पढ़ाया होगा ना, कॉलेज में जाते क्यों हो बेटा आप? ऐसे तो बहुत कॉलेज जाने के लिए बहुत रेगुलर रहते हो। नहीं जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, बार बार बोलते हो। बाढ़ आने लगेगी रोते रोते, वृषाली बोल रही है चलो चलो चलो, फालतू टाइम पास हो गया। मुझे भी नींद आ रही बेटा, चलो फटाफट काम खत्म करो सो जाए। सर हम आपसे सीखना चाह, अच्छा लगता है, वह भी बोलती है। प्रसन्ना नलायक सो जाओ बोल रहा है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझाता हूँ आपको मैं, ठीक है? रोना नहीं बेटा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ बेटा। आज सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब कर दिया था अक्षय ने, तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ बेटा आपसे। डोंट वरी, आप एकदम चिल हो जाओ, हम सब कुछ पढ़ेंगे बेटा। कैश एट बैंक, बताओ कैश एट बैंक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझाता हूँ, ठीक है ना?
कैश एट बैंक बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? एसेट साइड पे आएगा। लाइब्रेरी कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। कहां पर आएगा बेटा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब बताओ क्या क्या रह गया हमारे पास, क्या क्या रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में चलो पहले बात कर ही लेते हैं डेप्रिसिएशन की। इसकी बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। मैं इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करता हूं क्योंकि डेप्रिसिएशन में करना ही पड़ेगा। मैंने एक एसेट परचेज की, बोलो बेटा मैंने क्या परचेज किया? आई परचेज वन एसेट 1 लाख रुपीज में। मान लो कोई भी एक एसेट है, एक फिक्स एसेट से जो मैंने परचेज की। आई परचेज इन 1 लाख रुपीज और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 इयर्स है। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 इयर्स है। मैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं। आई एम गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मुझे बताओ अगर मैं 1 लाख को 5 से डिवाइड करूं मेरे बच्चों, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 20,000 20,000 20,000। करेक्ट है? अग्रीड ऑन दिस पार्ट? हाँ सर, ये बात से हम अग्रीड है। मुझे बताओ बेटा, मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? माय क्वेश्चन योर आंसर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? सेकेंड 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 ईयर का पूछा है मैंने हितस्वी, सेकेंड ईयर का पूछा है। आई आस्क यू व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर? योर आंसर इज रॉन्ग हितस्वी, योर आंसर इज रॉन्ग। 2 साल तक का डेप्रिसिएशन कितना? 2 साल तक का डेप्रिसिएशन कितना? 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना? अभी आंसर बराबर आ रहा है 40,000 40,000 40,000। पूरे 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना? 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना? 60 60 60। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 20 शुभम ने भी बराबर। प्रथमेश करके कोई स्टूडेंट है क्या आपने में? प्रथमेश करके। विवेक नहीं दिख रहा है, विवेक कहां गया? हाँ, फोर्थ ईयर तक का डिप्रिसिएशन कितना? फोर्थ ईयर तक का डिप्रिसिएशन कितना? फोर्थ ईयर तक का डिप्रिसिएशन कितना? फोर्थ ईयर तक का डिप्रिसिएशन होता है 80,000। कितना होता है? 80,000। बेटा ये जो है ना, मैंने पूछा फर्स्ट ईयर तक का डिप्रिसिएशन कितना? 20। सेकेंड ईयर का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना? 40। थर्ड ईयर का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना? 60। तो मुझे जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या ये 40,000 को मैं 2 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकता हूं? 2 इयर्स का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकता हूं? बोलो हाँ या ना? हाँ। क्या ये 60,000 को मैं 3 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकता हूं? क्या मैं 3 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकता हूं? हाँ सर, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं 80,000 को 4 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकता हूं? और उसी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक और नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाम क्या है उसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या नाम है बोलो उसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अगर ये वाली वैल्यूज दी है, 80,000 दिया है, ये 80,000 क्या है? फोर्थ ईयर का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 4 साल तक का, अप टू 4 इयर्स ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो क्या ये फोर्थ ईयर का क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ? फोर्थ ईयर का क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ? हाँ सर, ये फोर्थ ईयर का क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। माय क्वेश्चन टू यू, अगर मैं ये 80,000 में 20,000 ऐड कर दूं तो आपको नहीं लगता है मुझे
5 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? मुझे 5 साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? बोलो हाँ या ना। सुनो मेरी बात को ध्यान से, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में हम 1 लाख में से क्या माइनस करेंगे? 20,000 माइनस करेंगे, तो बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा? 80,000 आएगा। हम फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में किस तरह से लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना लेस करेंगे? 20,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 80,000। सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में वापस 1 लाख लिखेंगे, पूरा 1 लाख ही लिखेंगे। ये अलग तरीका है प्रेजेंटेशन करने का। उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना लेस करोगे? 40,000। बताओ 2 साल तक का डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000 है कि नहीं है? और हमने बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है क्या वो ओरिजिनल कॉस्ट लिखी है? अरे यस और नो? तो बताओ कितना आउटर कॉलम में कितना आएगा? 60,000। यू ऑल एग्रीड विद दिस? वापस थर्ड ईयर में कैसे लिखेंगे? वापस थर्ड ईयर में लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब लेस करोगे तो क्या थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करोगे कि आप थर्ड ईयर तक का डेप्रिसिएशन लेस करोगे? आप थर्ड ईयर तक का डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो मुझे बताओ क्या 60,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 40,000। अरे यस और नो? सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो हम एसेट की वैल्यू लिख रहे हैं, ये कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं? हम ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे हैं। अगर आप एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हो तो मेरे बच्चों आपको जो डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा वो कौन सा माइनस करना होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अदरवाइज हम 12th में क्या करते थे पता है कि आपको? 12th में ऐसा करते थे, 1 लाख में से कितना माइनस किया? 20,000 माइनस किया, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 80,000। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे? 80,000 ही लिखेंगे और सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 20,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 60,000। अग्रीड है? वापस क्या करेंगे? 60,000। तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 20,000। तो बताओ कितना आ जाएगा? 40,000। अरे मेरी बातों को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा? यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों में जो लिखा है वो डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्या लिखते थे? बुक वैल्यू लिखते थे। क्या लिखते थे? फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर की क्या बनती थी? ओपनिंग। और ओपनिंग बुक वैल्यू में से हम क्या करते थे? हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या करते थे? माइनस करते थे। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ऐसा ही होता था। इसमें किसी को दिक्कत है? लेकिन यहां पे क्या दिया है आपके पास? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ही हम कहते हैं मुझे बताओ 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फोर्थ ईयर में क्या लिखेंगे? 80,000 लिखेंगे। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 20,000। और फिफ्थ ईयर में आपको नहीं लगता है 1 लाख में से पूरा 1 लाख माइनस हो जाएगा और एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यू ऑल अग्रीड विद दिस? अगर आप अग्रीड हो तो मुझे हाँ बोलोगे, नहीं है तो मुझे ना बोल के डाउट पूछोगे। मुझे डाउट पूछोगे। ओके ओके, सब बच्चे हाँ तो बोल रहे हैं। 20,000 को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ, ये सेकंड ईयर का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकंड ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। और उसमें क्या हम सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे? सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था? 20। और 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। सर आपकी बात एकदम बराबर से समझ में आ रही है। वापस 40 में क्या करेंगे? 20 ऐड करेंगे। 20 क्या है? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो 40 में 20 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 60। 60 में वापस क्या करेंगे? 20 ऐड करेंगे। तो 60 में 20 ऐड करेंगे तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा? 80। 80 में वापस क्या करेंगे? 20 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 लाख। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यस। सेम आपके पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे बच्चों, ये दिया हुआ है आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताओगे आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? आपके पास एक तो दिया है बिल्डिंग का दिया हुआ है, दूसरा किसका दिया हुआ है? ऐसे लिखता हूं मैं, ज्यादा समझेगा। हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है बिल्डिंग का, दूसरा किसका दिया हुआ है? प्लांट एंड इक्विपमेंट का। मुझे बताओ और क्या दिया हुआ है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स का दिया हुआ है।
मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपके पास जो 4,80,000 दिया हुआ है, आपको नहीं लगता है ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा? ये क्या होगा? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग क्या बन जाता है? करंट ईयर का ओपनिंग। क्या बन जाता है? करंट ईयर का ओपनिंग। मुझे बता, प्लांट एंड मशीनरी में कितना दिया हुआ है? 5,10,000 दिया हुआ है। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। ये भी कितना दिया हुआ है? 3,36,000 दिया हुआ है। जो मैंने सेंटेंस बोला ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा ये 4,80,000 इज नथिंग बट प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, तो करंट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? क्या करंट ईयर का डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करंट ईयर का डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा क्या वो हमें क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होगा, क्या वही हम एसेट की वैल्यू से माइनस कर देंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे, आपकी बात बराबर है। तो बताओ कुछ परसेंटेज दिया हुआ है क्या? हाँ दिया। एडजस्टमेंट में देखो, बिल्डिंग में कितना परसेंट है? 5% है। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? चेक करो और उसका 5% कैलकुलेट करो, कितना आता है जरा देख लो। क्या 80,000 आ रहा है क्या? तो मुझे बताओ क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,60,000। सिमिलरली प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कितना परसेंट है? प्लांट एंड इक्विपमेंट पे है 10%। और प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है? मेरे हिसाब से 8,50,000 है। कितनी है? 8,50,000 है। तो बताओ उस पे 10% कितना आएगा? 85,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ऐड कर देंगे तो आपको नहीं लगता है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपके पास? तो बताओ कितना आएगा? ये कितना आएगा? 5,95,000। कितना आएगा? 5,95,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। बताओ फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे कितना परसेंट जाएगा आपका? कितना परसेंट जाएगा? 10% जाएगा। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे अगर 10% जा रहा है तो एडिशन पे 10% जा रहा है तो कितना जाएगा? ये 60,000 जाएगा। एम आई करेक्ट? तो बताओ इसका टोटल कितना आ जाएगा? 3,96,000। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे तो मोटर व्हीकल पे 20% दिया हुआ है, लेकिन मोटर व्हीकल का कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि मोटर व्हीकल करंट ईयर में परचेज हुआ है। मोटर व्हीकल करंट ईयर में परचेज हुआ है। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आपने ये जो परसेंटेज है वो आपने जो ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यूज दी है उसी पे कैलकुलेट क्यों कर लिया? बेटा जब भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम मानते हैं कि हम डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे चार्ज करते हैं। एसएलएम मेथड पे हम डेप्रिसिएशन का परसेंटेज ऑलवेज कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। सर एक्सपेंडिचर में मोटरसाइकिल का डेप्रिसिएशन लिखा, एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है समझ में नहीं आया। एक्चुअली करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखा या ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? अरे बेटा जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली करंट ईयर का एक्सपेंस, रिकॉग्नाइज ओनली करंट ईयर का एक्सपेंस। तो अब मुझे बता सार्थक तू क्या लिखेगा? तू क्या लिखेगा बेटा? समझ में आया क्या तुझे बेटा? ओके ओके, हाँ ये समझ में आ गया। मुझे बताओ सबको ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं दो तीन बातें और क्लेरिफाई कर दूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या मतलब होता है बेटा उसका? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेकंड, हमारे पास जो भी दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग। देखो ना ये एग्जांपल से काफी क्लियर हो जाएगा आपको, काफी क्लियर हो जाएगा आपको। फोर्थ ईयर के एंड में आप जो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे वो क्या माइनस करोगे? 80,000 माइनस करोगे। लेकिन 80 आया कैसे? 60 में 20 ऐड किया तो 80 आया ना। और 60 क्या था? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था। तो वो करंट ईयर का क्या बन गया? ओपनिंग बन गया। और हम एसेट को कौन सी वैल्यू पे लिखेंगे? जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा तो आपकी एसेट ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है। कौन सी कॉस्ट पे होती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होती है। जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी सीए फाइनल तक याद रखना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा गया है तो आपकी एसेट ऑलवेज कौन सी कॉस्ट पे आती है मेरे बच्चों? ओरिजिनल कॉस्ट पे आती है। इज दैट क्लियर टू यू? वो परसेंटेज दिया था और वो परसेंटेज को हमने ओरिजिनल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर आपने क्यों परसेंटेज को ओरिजिनल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया? मैं इसीलिए मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन में कोई भी मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब भी कोई भी मेथड की इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो आपको ऑलवेज एसएलएम मानना होता है। क्या मानना होता है? उसको एसएलएम अज्यूम करना होता है।
अब समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, ठीक है। और मोटर व्हीकल का कोई भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो मैंने मान लिया मोटर व्हीकल करंट ईयर में ही परचेज हुआ होगा, तो 1,80,000 का 20% कितना हो जाता है, 36,000 रुपीज हो जाता है। तो अब मुझे बताओगे, आप जब बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो कितना माइनस करोगे, 5,60,000। प्लांट एंड मशीनरी से कितना माइनस करोगे, 5,95,000। एंड फर्नीचर एंड फिटिंग में से कितना माइनस करोगे, 3,96,000। अब बताओ, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। ओके, अभी कुछ रह गया क्या? हाँ, अब हमारे पास एक और बात रह गई। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है। क्या सिखाया है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होता है, कंज्यूम्ड। तो करंट ईयर का एक्सपेंस क्या होता है, करंट ईयर का परचेज या करंट ईयर का कंज्यूम, क्या होता है, करंट ईयर का परचेज या करंट ईयर का कंज्यूम, करंट ईयर का कंज्यूम होता है, करेक्ट है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, हाँ है। हमारे पास परचेज की भी इंफॉर्मेशन है, हाँ है। हमारे पास कंज्यूम्ड की भी इंफॉर्मेशन है, कंज्यूम को इज इक्वल टू के ये साइड लेके जाओगे और क्लोजिंग को इज इक्वल टू के ये साइड लेके जाओगे, तो आपको नहीं लगता है कंज्यूम माइनस हो जाएगा, कंज्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो हमारे पास बैलेंसिंग वैल्यू आएगी, आपको नहीं लगता है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी? कौन सी वैल्यू आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कहां पर आता है? एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आता है? एसेट साइड। ये बता रहा हूं हाउ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, हाउ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई कितना था? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई, स्टोर्स मटेरियल एंड सप्लाई, आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया था। मैंने बोला था दोनों वैल्यूज को अलग से लिख लो, मैंने अलग से लिखने को बोला था। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज दिया था, मैंने दोनों वैल्यू को अलग से लिखने को बोला था। बताओ कितना दिया था? 3 लाख रुपीज। हाँ सर दिया था। परचेज कितना दिया है? बताओ फटाफट, परचेज कितना दिया हुआ? 8 लाख रुपीज। उसमें से क्या माइनस करेंगे? कंज्यूम माइनस करेंगे। तो कंज्यूम है कितना हमारे पास, जरा चेक करो कंज्यूम है कितना। एक तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 1, क्या टीचिंग स्टाफ ने भी कुछ मटेरियल कंज्यूम किया था? हाँ देखो किया था 50,000 का। क्या रिसर्च स्टाफ ने भी कुछ मटेरियल कंज्यूम किया होगा? हाँ किया है 1,50,000 का। क्या स्टूडेंट वेलफेयर कमिटी ने भी, स्टाफ ने भी क्या 75,000 का मटेरियल कंज्यूम किया था? किया है। क्या गेम्स और स्पोर्ट्स टीम ने भी क्या 25,000 का मटेरियल कंज्यूम किया है? हाँ किया है। तो बताओ एक तो कंज्यूम कितना है, 3 लाख रुपीज। एक कंज्यूम कितना है, 3 लाख रुपीज। यू अग्रीड विद दिस। और दूसरा कंज्यूम है 6,75,000 रुपीज। कोई मुझे बताएगा ये 6,75,000 आया कहां से? मुझे बताओ, क्या हमारा सेल्स था? कितने का सेल्स था? 7,50,000। और उस पर प्रॉफिट कितना परसेंट था? 10%। तो आपको नहीं लगता है बाकी का 90%, बाकी का 90% आपके एक्सपेंस में चला गया होगा? बाकी का 90% कहां पे चला गया होगा? एक्सपेंस में चला गया होगा। अरे समझा कि नहीं समझा? बाकी का 90% कहां पे चला गया होगा? एक्सपेंस में चला गया होगा। ये 675 कहां से लिखा मैंने, मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। मैंने ये 675 कंज्यूम कहां से लिखा, मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये 3 lakhs मैंने कहां से लिखा, ये तो मैंने जस्टिफाई कर दिया, लेकिन ये 675 कैसे लिखा? तो 7,50,000 का 90%, 7,50,000 का 90%। तो बताओ ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये टोटल मिला के हो गया 9,75,000। कितना हो गया? 9,75,000। तो बताओ 9,75,000 माइनस कर दो, तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है आपका? क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? और क्लोजिंग स्टॉक कम्स आउट 1,25,000। 1,25,000। दिस वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्किंग नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें डाउट है तो मुझे पूछोगी बेटा, मुझे डाउट। ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन देके रखी है, परचेज की इंफॉर्मेशन क्लियरली क्वेश्चन में देके रखी है, ये कंज्यूम एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। दिमाग थोड़ा यहीं पे लगाना था, दिमाग थोड़ा यहीं पे लगाना था। आप बनवा दीजिए सोचिए।
214304 604 अरे वही है यार, मैं सेंड करता हूँ, रुक जा, मेरा लेक्चर चल रहा है दोस्त। किसका? वही है 214304। सर बट हमने पहले वेलफेयर में 75,000 ऐड किया था ना। मेरा बेटा आपको ये बात समझ में आई? सर बट हमने पहले वाले वेलफेयर में 75,000 ऐड किया था। बेटा समझो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। कंज्यूम तो आपका यहाँ पे आना ही चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे अग्रीड हो तो हमने देखो ना, स्टूडेंट वेलफेयर का कंज्यूम यहाँ पे ऐड कर दिया, किया कि नहीं किया? हमने गेम्स और स्पोर्ट्स का जो कंज्यूम था यहाँ पे ऐड कर दिया। अरे बोलो हाँ है ना? आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा? कंज्यूम तो बेटा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनना ही चाहिए। तो सर आपने ये 6,75,000 क्यों नहीं लिखा? लिखा ना, क्यों नहीं लिखा? लिखा बेटा। मैंने मैंने 750 यहाँ पे लिखा होता तो मैं 675 यहाँ पे लिखता, लेकिन मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया? 75,000 लिखा था ना, तो इनडायरेक्टली मैंने 675 लिखा। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। यहाँ पे मैंने 675 लिखा है। सारे कंजम्पशन अगर आप देखोगे, ये 3 लाख का पूरा कंजम्पशन हमने कहां पे लिखा हुआ है? 3 लाख का पूरा कंजम्पशन हमने कहां पे लिखा हुआ है? सुनो मेरी बात को ध्यान से, बच्चे नहीं समझ रहे मेरी बातों को, समझ में नहीं आ रहा है। पहले बताओ, मैं यहां से इसके बाद आगे बढ़ता हूं, पहले ये समझ में आया क्या आपको? यू अंडरस्टूड दिस वर्किंग नोट? ओपनिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंज्यूम 3 लाख एडजस्टमेंट में दिया था, अग्रीड। ये 675 कहां से आया? तो मैंने बता दिया 675 कहां से आया। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ क्लोजिंग कितना हो गया? 125। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया जस्ट टू फाइंड द क्लोजिंग, जस्ट टू फाइंड द क्लोजिंग। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। अब मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आना चाहिए? कंज्यूम आना ही चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये 3 लाख का कंज्यूम सब आना चाहिए। टीचिंग का 50,000 भी आना चाहिए, सेपरेटली लिखना पड़ेगा इसको। ये 150 यहां पे भी आना चाहिए, ये लिखना पड़ेगा। 75,000 हमने कहीं पे ऐड किया था, मुझे याद आ रहा है कहीं पे ऐड किया था मैंने, एंड 25,000 भी हमने ऐड किया था, अग्रीड। तो पूरा 3 लाख तो लिखा हमने। कहां पे लिखा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और मैं डे वन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, करेंट ईयर का परचेज करेंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है, करेंट ईयर का कंज्यूम करेंट ईयर का एक्सपेंस होता है, अग्रीड। तो 3 लाख तो लिखना ही पड़ेगा। ये दोनों बताना भूल गया था, ये 50 और 150 भी लिखना पड़ेगा एज अ कंजम्पशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों को तो हमने कहीं पे ऐड किया था। तो सर आपने ये वाला कंज्यूम क्यों नहीं लिखा? 675 वाला कंज्यूम क्यों नहीं लिखा? लिखा दोस्तों, लिखा दोस्तों, मैंने लिख दिया। सर कैसे लिखा? वो 75,000 का जो प्रॉफिट लिखा था, वो जैसे मैंने 75,000 का प्रॉफिट लिखा, ऑटोमेटिक कंजम्पशन की इफेक्ट आ गई। आई कि नहीं आई मुझे बताओ? यस और नो? अब समझ में आया कि नहीं आया आपको? यू अंडरस्टूड नाउ? चलो ठीक है, बच्चे बोल रहे समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि जितने एफर्ट्स मुझे लेने चाहिए थे मैंने उतने एफर्ट्स लिए हैं। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 1 आवर लिया है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो अब कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। एंड यू मस्ट हैव सीन कि समटाइम्स मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए 1.5 आवर लिया हुआ है।
तो स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस में से जो मेन क्वेश्चंस थे, अगर आपने देखे होंगे एक बार देख लो फटाफट। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको है ना, ऑलमोस्ट मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आपको पीडीएफ फॉर्म में, उसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। और बाकी के फालतू वाले क्वेश्चंस जो थे कि इलस्ट्रेशन जो 4 है आपका, सेम इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व करवाया आपको, मैंने सेम इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाया आपको। इवन दो इलस्ट्रेशन 5 भी कल कोई बोल रहा था कि ऐसा भी सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है बेटा। मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें जो हैं, बस ये इलस्ट्रेशन 10 वाला जो था ना, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला सॉल्व नहीं हुआ था। इवन दो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लो, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी अगर देखोगे ना आप ध्यान से, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी इलस्ट्रेशन 1 जो है आपका, वो मैंने सॉल्व करवाया है एज इट इज, सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया आपको, करेक्ट है। इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 डैम सीवीसी को, इलस्ट्रेशन 3 वाला भी मैंने कहीं ना कहीं पे सॉल्व करवाया आपको, वैल्यूज अलग है, बाकी मैंने सॉल्व करवाया है। इलस्ट्रेशन 2 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, अब क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने क्या 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए कि नहीं करवा दिए आपको? अब मुझे बताओ, ये टॉपिक में कोई भी डाउट, टॉपिक वाइज कहीं पे भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? अगर आप आपका स्टडी मटेरियल इग्नोर करोगे तो यू विल बी इन बिग ट्रबल। इसीलिए स्टडी मटेरियल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गया, अभी टॉपिक कंप्लीट, जितना मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इवन दो आप देखना आपके स्टडी मटेरियल में ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले क्वेश्चंस नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसी स्टाइल नहीं है, देखा होगा आपने, करेक्ट है। लेकिन फिर भी मैंने वो वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है, क्योंकि सीए फाउंडेशन है बेटा। यू जस्ट कांट से कि स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे, वो स्टडी मटेरियल में नहीं देके भी पूछ सकते हैं, तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते उनके साथ कि आपने ऐसा क्यों किया, करेक्ट है। आपके एग्जामिनेशन को लेके जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो जेन्युइन टफ क्वेश्चंस है, एकदम टफ क्वेश्चंस है, करेक्ट है। अभी एक सेकंड ना, अब उसको है ना, अब सिलेबस के साथ मत जोड़ देना, ठीक है। सिलेबस आपका एनपीसी का खत्म, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन आपकी एग्जामिनेशन से थोड़ी ऊपर वाली होनी चाहिए, करेक्ट है। तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी दूंगा, और जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ, मैं आपको देके रखूंगा, अब अपने आप सॉल्व करोगे। दिक्कत आएगी लेकिन ठीक है, थोड़ा समझोगे, करोगे, उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो उससे ये होगा कि आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और आपका लेवल इंक्रीज हो गया फिर आपको एग्जामिनेशन को टैकल करने में दिक्कत नहीं होगी। अग्रीड। जो यूट्यूब वाले लेक्चर्स हैं वो 15-20 दिन चलेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, उसके बाद हम सारे फैकल्टीज जूम पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? जूम पे आ जाएंगे। तो जो आपके जो यूट्यूब के लेक्चर्स, वो टेम्पररी लेक्चर्स है, इसलिए कोई ये मत समझना कि परमानेंट लेक्चर्स है, ठीक है ना। दिस ऑल आर टेम्पररी लेक्चर्स। मैं कल से यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो टॉपिक का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। आज तक आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, आज तक तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ मुझे पक्का भरोसा है कि अब ये आएंगे। तो मैं कल से वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, और मैं वो जो 3-4 क्वेश्चन जो मुझे देने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। सर हमें अब क्या करना होगा? अगर आपने हमने बताओ, कम से कम हमने न करके, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, हमने न करके 20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, 20-22 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल क्या हमने 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? 22 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, अप्रोक्सीमेटली इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, करेक्ट है। सेकंड, सर थियरी क्या करना, थियरी के लिए क्या करना? फालतू वाला क्वेश्चन मत पूछो बेटा। अकाउंट्स में कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां पे मैं थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं करता हूं? याद करो कंसाइनमेंट। क्या विदाउट थियोरेटिकल डिस्कशन क्या कंसाइनमेंट किया था? मैंने कंसाइनमेंट का स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन कवर कर दिया। स्टडी मटेरियल वाइज आपके कंसाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट वेट कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं अभी कंसाइनमेंट ही पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे जैसे हो जाएगा तो तुम दोनों को कंबाइन करके फिर एक बार जो रिमेनिंग क्वेश्चन सब सॉल्व करा दूंगा, ताकि मुझे डबल एक्सर्शंस ना आए। आपको भी पढ़ाऊं फिर उनको भी पढ़ाऊं, तो डबल एक्सर्शंस आते हैं मुझे, ठीक है ना। तो डबल एक्सर्शंस ना हो, उस वजह से मैंने उसको पेंडिंग रखा हुआ है, अदरवाइज आपका कंसाइनमेंट भी कंप्लीट है, करेक्ट है। सेकंड,
कल से मैं स्टार्ट करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स लूंगा हाथ में। तो स्टार्ट क्या करूंगा आपका कल से, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। काफी छोटा टॉपिक है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर लगे हाथ अगर चले तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ऐसे कोई छोटे मोटे टॉपिक ले लेंगे कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। प्रेफरेबली मैं मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा ऑनलाइन में यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़े दिन वहां पढ़ाना है मुझे। तो मैं वहां पे बीआरएस चालू करूंगा आपका, बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो वहां पे जब स्टार्ट कर दूंगा तो फिर बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है, डेप्रिसिएशन है, ऐसे ऐसे टॉपिक वहां पे पढ़ा दूंगा आपको, ऐसा करूंगा आपको, ठीक है। बट बच्चों इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, हमको बहुत टफ टाइम आया है कि ये सब सारे लेक्चर्स को स्टार्ट करवाने में, क्योंकि हर फैकल्टी के पास घर पे कोई अरेंजमेंट नहीं थी। हमने बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट किया है, सबके आईपैड अरेंज करना, सबके लैपटॉप अरेंज करना, वाईफाई कनेक्शन अरेंज करना, जो इस टाइम पे लेना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मुश्किल से उसको अरेंज किया है। तो आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ देम कि आप लोग बेटा इनका बेनिफिट लोगे, ठीक है। लॉ, इको, जो भी आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ्स, मैं धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक से मैथ्स का और अकाउंट्स का, मुझे क्या यहाँ पे भी आऊँ, मैं वहां पे भी जाऊँ, दोनों जगह एग्जर्शंस जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट मंडे से वहां पे बीआरएस चालू कर दूंगा। तो बीआरएस आपका भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम वहां पे साथ में ही पढ़ेंगे। तो एक साथ हम 1.5 आवर 1 hour 45 मिनट्स पढ़ लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि मुझे डबल एग्जर्शंस ना है, करेक्ट है। तो डबल एग्जर्शंस में नहीं ले पाऊंगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा टॉपिक ले लेता हूं, जो मैं आपको वीकेंड के पहले कंप्लीट कर दूंगा। ये वीकेंड के पहले कंप्लीट कर दूंगा तो आपका एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा, और वहां पे हम बीआरएस चालू करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब टेम्पररी है, यूट्यूब परमानेंट नहीं है, करेक्ट है। थर्ड पॉइंट, इको, लॉ, मैथ्स का भी टाइमिंग मैं थोड़ा इंक्रीज करवा दूंगा वहां से। तो मैथ्स का टाइमिंग भी आपका इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। तो अभी आप देखोगे तो आपके मॉर्निंग 9 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2:30 3 o'clock तक लेक्चर्स चलेंगे। दैट ये जो था ना, एक रेगुलर रूटीन था आपका। जब हम फेस टू फेस बैच में भी रहते थे तो यही रूटीन को हम फॉलो करते थे, तो यही रूटीन के साथ हम चलते थे। तो मुझे लग रहा है कि अब आप वो रूटीन, अब आपको वो रूटीन में आना है। यू नॉट सपोज टू कंप्लेन एंड क्रीप अबाउट टाइमिंग्स कि सर ऐसा ऐसा। और थोड़ा क्या होता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से अब अचानक से जो टाइम टेबल डिसाइड किया था उसमें शुभम सर के वहां पे लोड शेडिंग चालू हो गया। तो बहुत बार कैसे होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें लेक्चर्स ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। तो हो सकता है उसकी प्रायर इंटीमेशन आपको न मिले। तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड और पैनिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग जो यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरा यहाँ पे कल नेट डाउन हो, तो मेरा नेट डाउन हो तो मेरी जगह वेबनिसर को भी आ जाना पड़े। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ना कि हम ये जो कामकाज कर रहे हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जब कामकाज करते हैं तो अचानक से कुछ चेंज करना पड़ता है। तो आज शुभम सर के वहां पे मतलब पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब सुबह से नहीं थी, तो थर्ड लेक्चर में भी नहीं आई। तो उसके फोर्थ लेक्चर के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी आई उनकी। तो हो सकता है कि विदाउट इंटीमेशन हम लेक्चर्स के शेड्यूल चेंज भी कर दे, बट डोंट गेट पैनिक और डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सर्व यू बेस्ट। सो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा दे, करेक्ट है। बट उस बीच में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो प्लीज बेयर विद अस। तो कल से हम एक नया टॉपिक छोटा वाला स्टार्ट कर देंगे, उसका नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। बाकी ये सब टॉपिक के रिवीजन करना स्टार्ट रखोगे। कंसाइनमेंट को बस जितना कराया है ना उतना करते रहना, नहीं तो ये टॉपिक याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट है। और मैं जैसे ही यूट्यूब पे आऊंगा तो वो छोटे मोटे टॉपिक्स आपके 11th स्टैंडर्ड के वो सारे कंप्लीट कर दूंगा। बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन है, वो सब उड़ा दूंगा वहां पे, ठीक है ना। तो वी आर इन कंफर्टेबल जोन, दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे लॉकडाउन खुले चाहे न खुले, हम हमारी प्रिपरेशंस अच्छी तरह से करके रहेंगे और हम हमारी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां पे हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको इतना दे दिया, अगर आप देखोगे ये 16th डे था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। मैंने 16 दिन चलाया ये टॉपिक। कितने दिन चलाया? 16 डेज। अब कोई भी एकेडमी देख लो, कोई भी एकेडमी एक टॉपिक को इतने दिन कभी नहीं चलाती है। एनपीसी वर्स कम वर्स 7 डेज, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व कराए। मैंने एक्सप्लेनेशन पे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपके साथ। जहां पे एक्सप्लेनेशन देना होता है मैंने आराम से, जैसे कि अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का था तो मैंने आराम से रुक के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ताकि उस क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस न चला जाए आपका। तो हर क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस मायने रखता है। मैंने हर लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। यू कैन स्कोर, अगर मान के चलो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके आई वुड रादर से आपके
आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसे क्रैक करके आओगे। हाँ, मैं एक बात आपके साथ डिस्कशन करना भूल गया। हम लोग क्या करेंगे, आपके जितने भी प्रीवियस अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार देख लेंगे, और देखना इतने चिल्लर क्वेश्चंस आए हैं कि हमने जो प्रिपरेशंस किया है उस प्रिपरेशन का 30-40% के लेवल वाले भी क्वेश्चंस नहीं है वो। इज दैट क्लियर टू यू बेटा यहाँ पे? तो चलो अब मिलेंगे कल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो। पढ़ते रहोगे बेटा, पढ़ते रहोगे, ठीक है।